इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से यह मुहिम चलाई जा रही है। 25 जून से चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलाने की बात कही है और इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत इस सुधार को चुनाव आयोग आगे बढ़ा रहा है। अब चुनाव आयोग के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन की जा रही है, लेकिन वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर बिहार में सियासी बवाल है। एक तरफ चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मतदाताओं से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जिसे वो दे ही नहीं पाएंगे, ऐसे में उनका नाम कट जाएगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल चुनाव आयोग जो है वो बिहार में वोटबंदी लागू कर रहा है, तो कटघरे में चुनाव आयोग को विपक्षी दल खड़ा कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे संवैधानिक प्रक्रिया करार दे रहा है। तो बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर यह सियासत चल रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुख्य चुनाव आयोग से आज मिले, अपनी बात रखी, जिसके बाद उनकी तरफ से दावा किया गया कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा नहीं हुई। 2024 की मतदाता सूची को आधार क्यों नहीं मान लेता है चुनाव आयोग, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। 2024 में वोट देने वालों से पहचान क्यों पूछी जा रही है, जिनका पता बदला उनका जन्म प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। अगर 15 से 20% लोगों का नाम छूट गया तो फिर ये नागरिकता का मामला बन जाएगा। और साथ ही आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं हुई है क्योंकि उनके पास हैंडबुक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो सही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है मतदाता सूची संशोधन की तारीख को बढ़ा दिया जाए। आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट, कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1 साल का टाइम था, विधानसभा के इलेक्शन के लिए 2 साल का टाइम था। वो बात सही है कि इन्हीं महीनों में हुआ था, इन्हीं महीनों में हुआ था, मगर टाइम तो था चुनाव के लिए। अगर आप चुनाव को सामने, अब आपको नवंबर में 4 महीने में चुनाव कराना है तो इसको भी तो सामने रखिए। 2024 में वो जो वोट डालने दिया, 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया। मगर मेजर रीजन ये है, मेजर हमको तक जो लगता है कि जो बिहार के नौजवान बाहर हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी, बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। तो ये वोटर वेरिफिकेशन वाला मुद्दा जिस पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता के पास दस्तावेज है नहीं, लाखों वोटर्स का लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। 24 जून के विज्ञापन और जो ज्ञापन जारी किया जाता है उसमें तो बहुत अंतर है। हर घंटे चुनाव आयोग नियम बदल दिए जा रहा है। चुनाव आयोग विज्ञापन की जगह आदेश जारी करे। और साथ ही तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, दूसरे राज्यों में आधार कार्ड मान्य है लेकिन बिहार में चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्य कर नहीं रहा है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग बहुत कंफ्यूज है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, ये आरोप भी तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगा दिया गया है।
गन्ना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गन्ना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। अब इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है, आरोप लगाने वाले तो खुद ही कंफ्यूज हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, 24 जून का आदेश शायद पढ़ा नहीं है उन्होंने। हर बीएलओ पूरी तरह ट्रेंड है, हर पार्टी के जो बीएलओ है उसको सब पता है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि आरोप लगाने वाले दरअसल खुद कंफ्यूज हैं। 24 जून का आदेश उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसी वजह से कह रहे हैं कि आदेश में, ज्ञापन में, विज्ञापन में फर्क है। हर बीएलओ पूरी तरीके से ट्रेंड, हर पार्टी के बीएलओ को भी सब पता है। ये चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने है। मतलब चुनाव आयोग अपने स्टैंड पर कायम है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के जिस तरीके की खबर सामने आई है, इसका मतलब तो सीधी ये आर पार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो वोटर वेरिफिकेशन के लिए आमादा है और दूसरी तरफ ये विपक्षी दल बिहार के अंदर जो कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन सबके बीच में चुनाव आयोग ने अभी जब असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद भी जब चुनाव आयोग के जो सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है, रोमाना जो अभी आपने जानकारी दी है, और चुनाव आयोग के सूत्र यही कह रहे हैं कि देखिए 25 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलनी है और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी। उसके बाद भी जब वेरिफिकेशन का काम चलेगा तब भी लोगों के पास में अधिकार होगा कि वो उनके पास में जो भी दस्तावेज है ये साबित करने के लिए कि वो मतदाता जो बन सकते हैं, उनकी पात्रता है, तो वो दस्तावेज दे सकते हैं। लेकिन लोग गुमराह कर रहे हैं। हालांकि वो किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया जा रहा चुनाव आयोग की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो खुद कंफ्यूज हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग का जो 24 जून का आदेश है वो साफ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, 11 डॉक्यूमेंट्स की बात कही गई है, वो जो है इस्तेमाल होने। इस सबके बीच में रोमाना एक और महत्वपूर्ण चीज जो आधार को लेकर के लगातार जानकारी सामने आ रही है, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि 24 जून के जो आदेश में साफ तौर पे कहा गया है कि जो एनुमरेशन फॉर्म है आप वैकल्पिक तौर पर आधार कार्ड दे सकते हैं, पर यह आपकी पात्रता सिद्ध नहीं करता। यह चुनाव आयोग कह रहा है कि आप वैकल्पिक तौर पर आधार तो दे सकते हैं लेकिन वो आपकी पात्रता सिद्ध नहीं करता। इसके अलावा आधार को क्यों नहीं माना जा रहा है, रोमाना ये भी बता देते हैं दर्शकों को, क्योंकि चुनाव आयोग वैकल्पिक तौर पर आधार कार्ड देने का मतलब ही क्या हुआ? अब यहां पर भी एक तरीके से कंफ्यूजिंग हो गया ना मामला। मतलब खुद ही कह रहे हैं कि आप दे सकते हैं वैकल्पिक तौर पर, लेकिन वो पात्रता ही नहीं सिद्ध करता। तो फिर जिस मकसद के लिए देना है दस्तावेज, अगर वो मकसद ही नहीं पूरा हो रहा तो फिर इसका मतलब ही क्या बचा? देखिए वहां पर जो है जो चुनाव आयोग की तरफ से हमको जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट हो आप जो है उसको फॉर्म के साथ में एनेक्स करके दे सकते हैं, लेकिन आप जो है मतदाता सूची में आपका नाम कब आएगा? नाम तब आएगा जो 11 दस्तावेजों की जो सूची दी गई है उससे जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज आप देंगे। यानी कि फॉर्म अगर मैं सबमिट करने जा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं आप मेरा फॉर्म ये स्वीकार कर लीजिए क्योंकि जो है ये देखिए मेरे पास में ये अभी फिलहाल दस्तावेज है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको वो दस्तावेज उपलब्ध करवा दूंगा। तो फॉर्म सबमिशन के टाइम पर आप अपना ये कहते हुए फॉर्म जमा कर सकते हैं कि अभी मेरे पास ये है लेकिन आने वाले दिनों में उपलब्ध करवा दूंगा, तो वो फॉर्म आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन रोमाना आधार को क्यों नहीं माना जा रहा है उसको उठाए जा रहे हैं ना, इसी को लेकर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि साहब मामला जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है और ऐसे में बिहार का आम वोटर पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने उसी पर एक तरीके से डाल दी है, वो भी तब जब वही वोटर 2024 लोकसभा चुनाव में वोट डाल पा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं
प्रश्न चिन्ह उसी वोटर पर अब 2025 जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर चुनाव आयोग की तरफ से लगा दिया गया है। विपक्षी दल इसी तर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, इसको लेकर बीएलओ में भी कंफ्यूजन। वो कह रहे हैं कि पहले ज्यादा कागज मांग रहे थे, अब इतने की जरूरत नहीं। आखिर वोटर को लेकर इतना कंफ्यूजन, क्योंकि एबीपी न्यूज इसकी पड़ताल करने के लिए ग्राउंड पर उतरा। सबसे पहले बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से बात की है, तो क्या उन्हें इस बदलाव और पूरी प्रक्रिया के बारे में पता है? रिपोर्ट देखिए। समय तो कम है ही है सर, बहुत समय। इसमें कम से कम बहुत समय का 2-3 महीने लगता था, हो सकता है इतना जल्दी संभव नहीं है। पहले तो मांग रहा था कि आवासीय देना है, नहीं तो घर का बिजली बिल देना है, नहीं तो नहीं रहने पर पासबुक, नहीं तो फिर राशन कार्ड में नाम हो। तब अब तो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसका प्रूफ रहना चाहिए। क्या मतलब आधार कार्ड में जन्म तिथि रहता है, जाति आवासीय सर्टिफिकेट, मैंने 11 आवासीय में एगो कोई प्रूफ देना माने चाहिए। पहले बोला गया था, अब तो मतलब कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं। तो ये आप सुन रहे थे, अलग अलग जो बीएलओस की तरफ से बात कही गई है। एबीपी न्यूज के माध्यम से वही जानकारियां हमने आपके सामने रखी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये एक कंफ्यूजन की स्थिति जो बन रही है। किशनगंज के लोगों ने भी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा दिया है। लोग कह रहे हैं धान रोपने का वक्त है, ऐसे में अगर कागज के लिए दौड़ लगाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? और साथ ही उन्होंने पुराने कागजात मांगने पर भी सवाल उठाए हैं। ये बताइए कि क्या आपको जानकारी है कि इस तरीके का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है? जी नहीं, जानकारी नहीं है। कोई बीएलओ वाला कोई खबर भी नहीं दिया है हम लोग को। जी नहीं जानकारी। 25 जुलाई तक का समय है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? जी नहीं, पता भी नहीं है। जी नहीं। कोई बीएलओ आया है घर पर? यहाँ कुछ भी नहीं आया। मोबाइल तो देखते होंगे? जी मोबाइल तो हम छोटा मोबाइल चला रहे हैं, अभी तक बड़ा मोबाइल में तो हमको समझ में नहीं आता है। तो सुनने में आया जो 25 जून तक जुलाई तक ये सब चलता है। किसी ने सूचना दिया होगा कि बीएलओ आएंगे, फॉर्म देना है, सर्टिफिकेट्स मांगा जाएगा, वोटर आईडी जो है वो मतलब वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ डायरेक्ट बीएलओ की तरफ से कोई सूचना है नहीं और नहीं मुलाकात है। आधिकारिक जानकारी आप लोग? कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। आपको तो होगी? जी नहीं। हाँ? जी नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं मालूम है। हम लोग बचपन से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब तक वो सब सूचना आया ही नहीं है। कोई देने वाला नहीं है जो आके हम लोग को बताए। अब तक बताया ही नहीं तो कैसे पता होगा? क्या नाम है आपका? जियाउल हक। तो आप लोग एक साथ यहाँ हैं, खड़े, जरा तस्वीर दिखाइए। ये एक साथ सभी लोग खड़े हैं, आप लोग चर्चा भी नहीं करते कि टेउसा में यहाँ तक किसी को जानकारी नहीं है? नहीं, ऐसा एक दो रोज से ऐसा कुछ पता चल रहा है कि कुछ दस्तावेज लेके बीएलओ लोग शायद कहीं कहीं जाते, मुलाकात नहीं है तो कुछ मांग रहे हैं। अब क्या मांग रहे हैं ये भी पता नहीं, क्या मांग रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो जब तक मुलाकात अपना सामना नहीं हो जाए भी क्या लगेगा, क्या देना है, तो कैसे पता चलेगा? आपके बच्चों का नाम है वोटर लिस्ट में? जी नहीं, वोटर लिस्ट में मेरा नाम था। हम 2003 से पहले हम वोट दिए हैं, लेकिन अभी क्या हाल है नहीं बता पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में पिछले साल जो हुआ है 24 में, उसमें वोट दिए? हम जी वोट दिए हैं। यहीं पे गिरा है? जी यहीं पे गिरा है। ये सामने में स्कूल है, इसमें बूथ है, वोट गिरा है। किशनगंज में मतदाता सूची को लेकर लोगों तक जानकारी नहीं, ये बात डीएम विशाल राज ने बाकायदा कैमरे पर मानी है। निधिश्री से बातचीत में डीएम विशाल राज की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो सुना देते हैं आपको। किशनगंज के डीएम विशाल राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, और पहला सवाल उस कन्फ्यूजन को लेकर है जो किशनगंज के सुदूर इलाकों में, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर एक तो लोग बता रहे हैं कि उनके मन में डर है। निश्चित रूप से हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और जो हम लोगों का चैनल्स हैं, कई बार हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और हम लोगों के सभी बीएलओ जो हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं उससे हम लोगों ने काफ़ी ग्राउंड कवर कर लिया है। मैं अभी टेउसा पंचायत गई थी और वहाँ हमने लगभग 10-12 लोगों से बात किया, ये जानकारी ली कि क्या उनको इसके बारे में, SIR के बारे में जानकारी है। तो लोगों ने कहा कि उन्हें पता तक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हम मजदूर हैं, हमारे बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम 25 जुलाई तक सब कर पाएँ। तो क्या ऐसा कुछ चुनाव आयोग कर रहा है कि वो वक्त बढ़ा दे, समय सीमा बढ़ा दे?
कुछ पॉकेट्स जरूर निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि अभी भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर लोगों तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारा ग्राउंड, मैंने फिर से कहा था कि हम लोगों ने काफ़ी एरियाज़ हमने कवर किया है। बहुत सारे लोगों को अब जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लोग खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें लोग खुद से प्रयास करते हैं कि हम दूसरों को भी मदद करें। जितनी भी चुनौतियाँ हैं उन सभी पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ECI के जो एप्लीकेशंस हैं उसको लगातार अपडेट किया जा रहा है और उसमें जैसे जैसे हम लोगों को पता चल रहा है, जो भी फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड लेवल से, उसको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे ही उसको सॉल्व कर लिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मतलब अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं जिससे वोटर्स को EF भरने में आसानी हो। तो इस तरह से इन जनरल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो चुनौतियाँ हैं जो हम लोगों के, उनको हम लोग समय रहते हम लोग पूरा कर लेंगे इसको। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होने के बाद लोगों में अब डर है। पूर्णिया के लोगों ने डर जताया कि जांच के दौरान कहीं नाम पेंशन लिस्ट, राशन लिस्ट से ना हट जाए। कुछ लोगों ने तो दावा कर दिया कि पहले उनका लिस्ट में नाम था, लेकिन अब उनका नाम लिस्ट से ही गायब हो गया है। चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया, जो नए नियम बनाए हैं कि इस बार आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कुछ कागजात देने पड़ेंगे, क्या इसको लेकर आपको कोई तकलीफ है? इसको लेकर के कोई संदेह नहीं है, लेकिन संदेह यह है कि टाइम बहुत कम है। अब हमारे अमोर विधानसभा में BLO अब तक नहीं पहुंचा है। आज आपका कितना तारीख हो गया? 5 तारीख हो गया और 1 तारीख से लागू है कि BLO अब तक क्षेत्र में नहीं। प्रखंड में जाइए, कोई निवासी नहीं बनता है आपका। ये वैसा प्रखंड में जाइए, निवासी नहीं बनता है। परेशान क्यों है? आपकी परेशानी मैं समझना चाहती हूँ। परेशानी इस बात का है कि जैसे कि हमारा जन्मतिथि मांग रहा, तो हम अपने जन्मतिथि कहाँ से देंगे? हमारा बाप का मांगता है, हम कहाँ से देंगे? कि SIR को लेकर के क्या संदेह है, क्यों डर है, क्यों परेशान? संदेह ये है कि इसे हम वोटबंदी कहते हैं। साफ नाम इसका वोटबंदी। ये एक विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया गया। कुछ लोग बोलते हैं मुस्लिम को किया गया है, नहीं, इसमें दलित भी है, महादलित भी है, हर प्रकार के लोग, जनजाति के लोग इसमें शामिल है। और ये कहीं ना कहीं ये वोटबंदी का जो ये है ना, मतलब आपको लग रहा है कि सिर्फ विशेष लोगों को टारगेट इसलिए किया गया है कि अभी वोट आ रहा है, सरकार को लग चुका है कि भाई अब हमको यहाँ से जनता उखाड़ फेंकेगी अब, क्योंकि भाई ये दल बदलू है। खबर पाकिस्तान से है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के उस बयान को लेकर भड़क गया जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ विश्वास बहाली के तौर पर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं। बिलावल की यही बात हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद, जो कि खुद भी एक ग्लोबल आतंकी है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, उसे चुभ गई है। सुनिए इस पर उसकी प्रतिक्रिया। बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हालिया जो आपने ख़ुद देखा और सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस अंदाज से झूठ बोलता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, तो हमेशा से ही हिंदुस्तान का ये झूठ चलता आया है। और उस वक़्त भी हिंदुस्तान का ये झूठ ही था जिसकी कली अदालतों के फैसले से दुनिया के सामने खुली। बिलावल को तो ये चाहिए था कि वो यहाँ मोदी की दहशतगर्दी को वादे करता, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता। आपने ये नहीं देखा कि मोदी ने चंद दिन कबल मीडिया पे आके पाकिस्तानी नौजवानों को गोलियां मारने की धमकियां दी। मैं हैरान हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान, उनके मुंह में ज़ुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। चे जाए कि पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज़ और ये बातें इख्तियार की जाएं। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो के ही बयान पर ग्लोबल टेररिस्ट तलहा सईद की बात आपने सुन ली। अब इसके बाद पाकिस्तान में क्या होगा, रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी से ये जानिए।
भुट्टो चाहे जो भी हो, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तोल तोल के समझ के बात करता है, वही बात करे जो पाकिस्तान की आर्मी को सुहाए। भारत ने कह दिया मैंने तो तुम्हें 1000 डोसियर सब दे दिए, हर प्रकार कोऑपरेट किया है। उन्होंने कहा ठीक है आप बताइए कहाँ छुपे हुए हैं, हम उनको निकालेंगे इत्यादि इत्यादि। और पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट पे डिपेंड करती है। बिलावल भुट्टो जो कह चुके हैं, मेरे ख्याल से उसका कोई भार इतना वजन नहीं है, क्योंकि काम तो पाकिस्तान आर्मी करेगी, वही चला रही है। तो ये भुट्टो वगैरह जो अपना स्टेटमेंट बना के अपना सिर्फ PR एक्टिविटी की है उसने, और मेजर कुछ नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आखिर क्या कहा था कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अपने ही आकाओं को आंख दिखाने लगा। दरअसल एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने भारत के वांटेड पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पित करने की पेशकश कर दी थी। बिलावल ने उनके देश को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर सौंपने पर कोई आपत्ति न होने की बात कही थी। बिलावल भुट्टो ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को सद्भावना के तौर पर भारत प्रत्यर्पित करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान चिंता के विषय वाले व्यक्तियों को भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को बिलावल भुट्टो का यही इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में कही बात चुभ गई। तो बिलावल भुट्टो ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की बात कही। इस बयान पर पाकिस्तान में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो सुनिए। दे दे जब पाकिस्तान का पानी आ रहा है, जब एक दो बंदे को कुर्बानी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है इसके अंदर बड़ी। आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। वो चीज हो सकती है जिसकी वजह से हम जो पिछले कई सालों से और दहाइयों से इंडिया पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि तकरीबन पाकिस्तान इंडिया की जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी इंसान करता है, यार किसी देश से हो, किसी मुल्क से हो, और कोई भी हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, किसी कंट्री में कोई प्रोमिनेंट फिगर हो, ये मैटर नहीं करता। कोई अगर वो इलीगल एक्ट करता है तो वो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक दो बंदे की कुर्बानी के पीछे पूरी कंट्री बच जाए, वो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इस तरह तो नहीं करना चाहिए। अपना जो मुल्क है अपना है, ठीक है, जो इधर है वो हमारे हैं। इंडिया जो कि मुखालिफ पार्टी हमारी, ठीक है, उनके साथ हमारी कभी बन नहीं सकती। हर मुल्क चाहता है कि हम ज्यादा तरक्की करें, उससे बेहतर है। तो इंशाल्लाह अगर वो कर रहे हैं तो हम भी कम नहीं है, हमें करना चाहिए। हम भी अपने मुल्क की दफा तरक्की के लिए सब कुछ करेंगे। अच्छी बात है ना, होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि हो जाएंगे। चलें, जबरदस्त। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और कावड़ का मुद्दा जो अब तक उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ था वो दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कावड़ मार्ग पर शराब और मांस की दुकानें बंद करने की मांग की है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने मांग की कावड़ यात्रा के दौरान पवित्रता बनी रहे और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए कावड़ मार्ग पर जो मांस और शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद करने का फैसला लिया जाए। तो डाक कावड़ के सभी मार्ग पर शराब और मांस की दुकानें बंद की जाएं, ये मांग तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से की गई है। बीजेपी विधायक हैं जिनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह को ये चिट्ठी लिखी गई है। कावड़ रूट पर दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखी जाएं, शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा शुरू होगी और उस दौरान के लिए दिल्ली बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने ये चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है। देखिए वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो तरविंदर सिंह मारवा की तरफ से गृह मंत्री को लिखी गई है। इस वक्त हमारे साथ जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तरविंदर सिंह मारवा जी हैं। तरविंदर सिंह मारवा जी ने देश के गृह मंत्री के नाम एक पूरी चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने शराब की दुकानें, मीट की दुकानों को बंद करवाने का आह्वान करा। क्या कारण था जिसकी वजह से आपने बंद करवाने का आह्वान करा है? क्या मतलब इसका कारण देखा? पता क्या है कि ये यात्रा कोई वो यात्रा नहीं है, ये यात्रा बड़ी कठिन यात्रा है। श्रद्धालु इसमें कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर नंगे पैर, आपने देखा है ना, और ख़ासकर 90-80% नौजवान है।
तो हमारे लिए भी अच्छा है कि नौजवान जो इस धर्म के नाम पे लगे रहें तो अच्छे काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने यही लिखा है कि आप जो दिल्ली में जहाँ से कावड़ निकलेगा वहाँ पर दुकानें बंद होनी चाहिए। मीट की दुकान हो, शराब की दुकान हो और किसी की दुकान हो, वो बंद होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो गौमुखा से और हरिद्वार से जो अमृत आएगा वो शिवलिंग में बिल्कुल स्वच्छ पहुँचना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि जो लेकर आते हैं कंधे में लटका के लेके आते हैं, फिर जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर भी नीचे नहीं रखते, वहाँ पर नीचे नहीं रखते, वो परसांग बनी है वहाँ पर टांगते हैं। तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि हम शुद्ध वहाँ पर मंदिर में पहुँचाएँ। तो हमारा भी फर्ज है उनका साथ दें कि जो दुकानें जो है मीट की हो, जो उसके रास्ते में जब कावड़ जाएगा उस टाइम बंद कर लें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो प्यार से करते हैं तो प्यार से करें। ये मेरा नैतिक जो है बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, ये मेरा नैतिक बयान है। मैं अपने धर्म में आस्था रखता हूँ और मैं इस पे पूरी हमने टीमें खड़ी की है। तो इस पे हम इस बार देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि थोड़ा रुको, वो भी देखते हैं अगले साल। लेकिन हम इसको लगातार करते रहेंगे। जिस तरह नवरात्रों का शुरू किया है उसमें 80% 85% कामयाबी मिली है। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी कामयाबी मिली। टीम आपने बताया कि खड़ी करी, कैसी क्या टीम है? टीम कैसे काम करेगी जो आपने बताया कि टीम देखो, हमारा केंद्रीय गुरु सिंह सभा के भी जितने गुरुद्वारे हैं, जितने हमारे सेवादार हैं, वहाँ पर हम अमृत भी लगाएंगे, मीठा पानी भी लगाएंगे, उनके लिए रहने की व्यवस्था, क्योंकि गुरुद्वारों में तो रहने की व्यवस्था कोई कम नहीं है। बाहर भी टेंट लगाएंगे, स्वागत भी करेंगे उनका, जो भी लेकर आएंगे। तो ये जो बातें हैं ये हम करने जा रहे हैं और इसको पूरा करें। दुकानों को बंद करवाने के लिए भी कोई टीम है जो प्यार से समझाएगी, या ज़रूरत पड़ने पर अन्य तरह के साधनों से हमने कह दिया हम तो पहले प्यार से समझाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। हमने दुकानें बंद करवानी है। किसी भी हालत में दुकानें बंद होगी। एक बस आपसे बस खाली वाले कि जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नेम प्लेट के ऊपर, नाम के ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है, उसके ऊपर अब क्या मौका है? मैंने अभी कहा है कि विधानसभा में इस बार नेम प्लेट पे खूब पूरे जोरों शोरों से उठाएंगे और पूरी मार्केटों में भगवा कलर के लिए भी अभी एक पीसी और बुलाऊंगा। तो कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है और ऐसे में कावड़ रूट पर पड़ने वाले सभी भोजनालयों, खाने पीने के स्थानों को लेकर अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कावड़ रूट पर QR कोड का नियम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों, भोजनालयों के QR कोड अनिवार्य कर दिए हैं ताकि उनकी पहचान और साथ ही जो खाद्य लाइसेंस है उसकी जानकारी सत्यापित की जा सके। इस कदम का कुछ हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है, कुछ मुस्लिम संगठनों और अन्य लोगों, जिसमें स्वामी यशवीर भी हैं, उन्होंने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है, इस पर सवाल उठाए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। सावन और कावड़ रूट पर भक्तों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग की दुकानों पर खास फीडबैक पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसके जरिए ढाबे और होटल्स के मालिक की पूरी जानकारी मिलेगी। मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर प्रशासन ने फीडबैक के पोस्टर लगा दिए हैं, जिनमें दुकान मालिक का नाम, पता दर्ज होगा। स्कैन करने पर होटल, ढाबे से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऐप लगाए गए हैं, जिन पर लोग खाने में खराबी और रेट लिस्ट को लेकर अपनी शिकायत कर सकेंगे। मुजफ्फरनगर की तर्ज पर हापुड़ में दुकानों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। 11 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर हापुड़ जिले का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग कह रहा है QR कोड कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर 11 जुलाई तक चस्पा कर दिया जाएगा, जिसके बाद ढाबे, होटल्स अपना लाइसेंस डिस्प्ले करेंगे। दुकानों और ढाबों में QR कोड लगाया गया है, जिससे कावड़िए हों या फिर आम श्रद्धालु हों या कोई ग्राहक उस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी, ये आश्वासन भी दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सकुशल ये यात्रा संपन्न कराई जाए। सड़क किनारे पटरियों की सफाई, इसके अलावा खाद्य पदार्थ जो बिक्री हो रही है
उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई आदि की लगातार समीक्षा की जा रही है। वहीं स्वामी यशवीर जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जता दी कि स्कैन करने पर ना तो असली मालिक का नाम पता चलेगा, ना वहां काम कर रहे कर्मचारियों की सही जानकारी मिलेगी। कोई भी हिंदू नाम से लाइसेंस ले लेगा, अपनी दुकान चला लेगा। स्वामी यशवीर ने नए फूड लाइसेंस रद्द करने की मांग की। इस प्रपत्र से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये तो अब सीधा सीधा सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड लगाने का थूक मूत्र जो गैंग है उसको लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसमें चेक होने पर न तो दुकान मालिक का नाम आएगा और न वहाँ पर कर्मचारी है उनका नाम आएगा। ये किसी भी हिंदू के नाम से फूड लाइसेंस ले लेंगे और फिर वहाँ उसका मालिक भी हिंदू नहीं होगा और कर्मचारी भी हिंदू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा एक यही निवेदन है कि जितने भी फूड लाइसेंस हैं उन सबको निरस्त किया जाए और ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ जिसको भी फूड लाइसेंस दिया जाए उसमें मालिक का नाम और वहाँ कौन कर्मचारी कार्य करते हैं उन सब का नाम और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब एक्शन में है। कांवड़ मार्ग में खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो 24 घंटे निरीक्षण करेंगे। ये जानकारी भी सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि निरीक्षण सिर्फ दिन के 12 घंटों में होगा, बल्कि 24 घंटे निरीक्षण किसी भी समय किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए सैंपल किसी भी समय दिन में लिए जा सकते हैं, रात में लिए जा सकते हैं और शिकायत अगर मिलेगी तो उस पर भी फौरन कार्रवाई होगी। कुछ जिले उत्तर प्रदेश के खासतौर से जहां पैनी नजर रखी जाएगी उसमें बुलंदशहर है, हापुड़ है, शामली है। यहां खास नजर रखी जाएगी। तो कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बदलकर दुकान चलाने वालों पर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने नाम से ही दुकान चलाएं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का, किसी भी मजहब का इंसान किसी भी तरह का कारोबार कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो। तो ये इस तरह से बिल्कुल अलग अलग करना, बांटना, किसी को मतलब दोहरा नागरिक दिखाना, ये कहीं भी मुनासिब नहीं है। वहीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों पर QR कोड के जरिए पहचान का जो रास्ता सरकार ने तलाशा है उस पर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर सवाल उठा दिया। वहीं बीजेपी अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं उस पर पलटवार कर रही है। इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता जो सुरक्षित होता। जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DM SP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े थे, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है। उधर हरिद्वार के सैनी आश्रम में हंगामा हुआ है। इस आश्रम में जमकर लात घूंसे चल गए। आश्रम में सम्मेलन चल रहा था और उसी दौरान सैनी आश्रम में ये मारपीट शुरू हो गई। दरअसल हॉल निर्माण को लेकर कहासुनी हुई, देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई और यहाँ सैनी आश्रम में हरिद्वार में
अफरा तफरी मच गई, लात घूंसे चलने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात संभाले, कई लोगों को बाहर खदेड़ा। आश्रम संचालन को लेकर दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद भी चल रहा है। तो हरिद्वार के सैनी आश्रम की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ हॉल निर्माण को लेकर देखिए कैसे लात घूंसे चल गए। सम्मेलन चल रहा था, इसी में हॉल निर्माण को लेकर जब बात हुई तो फिर आपस में ही दो गुट भिड़ गए सैनी सम्मेलन में, और नौबत हाथापाई से लेकर लात घूंसे तक पहुंच गई। पुलिस मौके पर मौजूद थी, पुलिस ने किसी तरीके से बीच बचाव कराया। राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस पर एक फिल्म बनी है, नाम है उदयपुर फाइल्स। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज से पहले सवालों में आ गई ये फिल्म। उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर जारी हुआ तो इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई। जमीयत उलमाए हिंद ने इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उदयपुर फाइल्स फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होनी है। देश और दुनिया में 4000 सिनेमा घरों में फिल्म 11 जुलाई रिलीज को तैयार। अब कन्हैयालाल साहू की हत्या को लेकर यह फिल्म बनी है और इस फिल्म में नुपुर शर्मा का बयान भी शामिल है, जिस पर जमीयत उलमाए हिंद ने आपत्ति जताई कि फिल्म से एक वर्ग की छवि को नुकसान पहुंचाने का। मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया कि जो ट्रेलर जारी किया गया है उसमें ऐसे डायलॉग्स और दृश्य नजर आ रहे हैं जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। फिल्म में 2022 में उदयपुर में हुई एक घटना को आधार बनाया गया, लेकिन ट्रेलर से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म का मकसद एक विशेष धार्मिक समुदाय को नकारात्मक और पक्षपाती रूप में पेश करना है। तो उदयपुर फाइल्स को लेकर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म को लेकर तर्क दिया कि फिल्म के रिलीज होने से देश भर में सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा, दूसरे मुस्लिम देशों से भारत के संबंध खराब होंगे, देश की शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है। फिल्म में देवबंद को उग्रवाद का अड्डा बताया गया है। फिल्म एक धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है। अदालत में विचाराधीन कई विषयों का भी इस फिल्म में जिक्र है, इस वजह से इस फिल्म पर रोक जरूरी। ये वो दलीलें जो जमीयत की तरफ से दी गई हैं और इन्हीं दलीलों के साथ जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 11 जुलाई फिल्म रिलीज को तैयार है। और उधर जमाते इस्लामी ने इस मामले में राष्ट्रपति से दखल दिए जाने की गुहार लगा दी है। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल की जाएगी। देखिए, हमारा कहना यह है कि एक घटना हुई और ये घटना पर आधारित ही नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि इस तरह की और फिल्में भी पहले भी आती रही हैं। असल मामला क्या है कि यानी ओछी मानसिकता कहिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए और देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए एक घटना जो क्राइम है, जुर्म है, उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। सारे देश ने, सारे मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सारे लोगों ने उसकी निंदा की और बड़ी सख्त अल्फाज में निंदा की। कानून अपना काम कर रहा है, उस वक्त की सरकार ने अपना काम किया जो भी था, फौरन उस परिवार को जो भी रिलीफ दिया। हमें कहते हैं कि इस तरह के लोग, ऐसी सोच के लोग, ये किस चीज़ से प्रेरित होकर के ऐसा काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो ये काम किया जा रहा है, उससे मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। जितनी चीज़ें निकल करके उसमें से आई हैं, जितनी मालूमात हुई हैं, उसकी बुनियाद पर यह बात है कि उसमें जिन चीज़ों को शामिल किया गया है, मुस्लिम विद्वानों को, मुस्लिम संस्थानों को, इस्लाम और मुसलमानों को, इस्लाम के अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद साहब की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो गुनौनी हरकत है, ये सख्त हमारी नज़र में बहुत ही चिंताजनक ही नहीं बल्कि बहुत ही आपत्तिजनक है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने उदयपुर फाइल्स का समर्थन कर दिया है। उन्होंने फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर भी सवाल उठाए। जिस तरह से हिंदू प्रताड़नाओं के ऊपर में मूवी बनने लगी, सच्चाई हम सब के समक्ष आने लगी, तभी जमात उलेमा हिंद जो कि आतंकवादी संरक्षण का एक ठेका है, लेता है और एक अड्डा है, वो आज कोर्ट पहुंचता है और उसको रुकवाने का प्रयास करता है। ये हम सब समझते हैं कि कौन सी पिक्चर इस देश के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को मानते हुए हम सबके समक्ष सच्चाई को लाने का प्रयास करती है और कौन सी पिक्चर है हिंदुओं को हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव के अंदर में यूज करती थी। आज वो बंद हो चुका है।
उदयपुर फाइल्स का हम सब समर्थन करते हैं और जमात उलेमा हिंद जैसे आतंकवादी संरक्षण देने वाले संगठनों का हम विरोध भी करते हैं। उधर हिंदू संगठन हिंदू साहित्य संस्थान ने फिल्म में असलियत दिखाने की बात कही, फिल्म के खिलाफ याचिका देने पर सवाल उठाए। अभी तो फिल्म लॉन्च भी नहीं हुई और हाई कोर्ट में रोक लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये एक सेंसर बोर्ड के माध्यम से, इसमें ऐसा कोई कृत्य नहीं है जिससे कोई जनभावना बढ़ के, एक ये वस्तु स्थिति जैसे कश्मीर फाइल की तरह फिल्म लॉन्च हुई तो उसमें वस्तु स्थिति बताई वो कि वही वस्तु स्थिति इस फिल्म में बताई जा रही है। इसमें मुस्लिम समाज को कोई भयभीत नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ ये फिल्म है। इसमें एक हकीकत वाक्य को उजागर किया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।